प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं ओपी वैष्णव केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल जैसलमेर टीजीटी हिंदी की ओर से आप सभी को सुप्रभात, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज जो आपके सामने जो पिक्चर है ये श्री प्रसाद सिंह जी हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं और कक्षा 7वीं हिंदी विषय के अंदर जो हमारा दूसरा पाठ है दादी माँ, उसके लेखक हैं। श्री प्रसाद सिंह का जन्म बनारस जबलपुर गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में 19 अगस्त 1928 को। और इनकी पहली काव्य कहानी दादी माँ थी और इसको पहली आंचलिक कहानी का भी दर्जा मिला हुआ है। श्री प्रसाद सिंह जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी रहे हैं और बड़ी खुशी की बात यह है कि ये लेखक हमारी नई शिक्षा जो नीति है उसके अंदर हिंदी विषय का जो पाठ्यक्रम है उसके निर्धारण के भी संयोजक रहे हैं। और 28 सितंबर 1998 को इस महान हस्ती इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन ये हस्ती आज भी हमारे बीच में मौजूद है क्योंकि उनके द्वारा लिखित ये दादी माँ कहानी को आज अपन अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि पिक्चर में देख रहे हो आप स्क्रीन पर, दादी माँ सफ़ेद साड़ी पहनी हुई, सफ़ेद बाल, सन से सफ़ेद बाल एकदम से, सामने दीपक लगाया हुआ, यानी ये पूजा कर रही है ऐसा लग रहा है। दादी माँ का घर के अंदर बहुत विशेष महत्व होता है, वो परिवार की धुरी होती है। दादी माँ पाठ एक संस्मरण है जो एक याददाश्त है जिसको लेखक ने कहानी के रूप में लिखा है। लेखक को अपनी दादी माँ की बातें, घटनाएं याद आ रही है। दादी माँ सरल स्वभाव की थी। दादी माँ का स्वभाव बहुत सरल था। दादी माँ पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। दादी माँ सवेरे उठती, स्नान करती, पीपल पूजती, तुलसी की पूजा करती, भगवान को स्नान कराती, पूजा करती, भोग लगाती और अच्छे अच्छे कार्य करती। उनके स्वभाव में मददगार, वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी, तैयार रहती थी। स्नेहमयी, वो हमेशा हर किसी से बड़े प्यार से बात करती थी। सेवाभावी, वो सेवा करने में सबसे आगे थी। सलाहकार, जहाँ भी मुसीबत आती थी तो दादी माँ सलाह देने में पीछे नहीं रहती थी। दयालु, दया का सागर थी दादी माँ, दया बहुत आती थी। परोपकारी, दूसरों की भलाई के लिए हमेशा आगे रहती थी। वाणी की, शासन की सी कठोरता, और दादी माँ कई डिसीजन बड़े कठोरता से लेती थी, यानी वो एक परिवार की मुखिया की तरह आदेश भी देती थी, लेकिन बाहर से कठोर और अंदर से नरम। बड़ों का दायित्व एवं भविष्य के प्रति सजग, उसके अंदर परिवार का मुखिया होने के सभी गुण मौजूद थे और वो परिवार को भविष्य में किसी भी मुसीबत से कैसे उबारा जाए ऐसे गुण उसके अंदर भरे पड़े थे। लेखक को अपनी दादी माँ की याद आ रही है। प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे, आप जैसे बच्चे बारिश के मौसम में भीग रहे हैं, खेल रहे हैं। बारिश में खेलना कूदना बच्चों को बड़ा ही आनंद आता है। कहा जाता है कि आषाढ़ के महीने में अगर आम और जामुन नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अंगन महीने में, ये हिंदी महीनों के नाम हैं, अगर चिवड़ा और गुड़ नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ की पट्टी नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। लेकिन कवार के महीने में जो बरसात का पानी इकट्ठा हुआ, जिसके अंदर घास फूस सड़ गई, लेकिन उसके अंदर अगर बच्चे नहीं नहाए तो फिर जिंदगी का आनंद ही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस पिक्चर के बाद लेखक भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। वो बारिश में भीगता है। लेखक अपनी एक घटना बताता है कि मैं बारिश में भीगता था, स्कूल से घर आया, गांव में खूब बच्चे नहाते थे, मैं भी नहाने लगा, बारिश के पानी में खूब नहाए और नहाने के बाद में अक्सर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। और बीमार पड़ गए तो सबसे ज़्यादा चिंता किसको हो रही है? दादी माँ को। आप देख रहे हैं कि बच्चा सोया हुआ है बिस्तर पर और उसकी माँ, दादी माँ, बार बार उसके
सिर पर हाथ रख रही है, बुखार यानी ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगा रही है, उसको छू छू कर बार बार देख रही है कि अब बुखार उतरा या नहीं उतरा। सबसे ज़्यादा चिंता दादी माँ को रहती है। दादी माँ द्वारा छू छू कर ज्वर का अनुमान लगाना, ज्वर यानी बुखार का अनुमान लगाना, ज्वर हेतु पूजा पाठ करना कि बुखार उतर जाए बच्चे को, इसलिए भगवान को याद करना, पूजा पाठ करना, चबूतरों की मिट्टी, चबूतरे जहाँ पे हम अनाज वगैरह डालते हैं, पक्षियों का दाना वगैरह, वहाँ से मिट्टी लाना और उस मिट्टी को उस लेखक के मुंह में थोड़ी सी देना, पीपल की जड़ों में पानी देना और वहाँ पीपल की छाल को ला करके उसको छौंकना और देसी दवाओं से उसका इलाज करना, ठंडा कपड़ा सिर पर लगाए रखना ताकि बुखार उतर जाए और बीमारी के अंदर हल्का खाना बनाना, खिचड़ी बनाना और उसका भी पूरा ध्यान रखना। घर के हर कार्य पर नज़र रखना, यानी दादी माँ घर का कोई भी काम हो, हर कार्य पे दादी माँ का नज़र रहती थी कि खिचड़ी बराबर बनी कि नहीं बनी, दाल पानी के अंदर बराबर मिली या नहीं मिली, नमक कैसा है, तीखा तो नहीं है, इस प्रकार वो नज़र रखती थी। और घर के अलावा भी गांव वालों की बीमारी का भी दादी माँ इलाज करती थी। आपने देखा होगा हमारे घरों में भी हमारी दादी माँ छोटे मोटे इलाज करती रहती है। हमें अगर बुखार हो जाए तो तुरंत हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, घर के देसी नुस्खे जो होते हैं, आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती है या आयुर्वेदिक जो घर के सामान से जो बनती है उसका हमारा इलाज होता है। जैसे जुकाम होने पे काढ़ा बनाना, पिलाना, मालिश करना, इस प्रकार से तुलसी के पत्ते भी चबाना, इस प्रकार से दादी माँ कई प्रकार के इलाज करती थी। अब लेखक को एक घटना और याद आ रही है। दादी माँ ने एक बार क्या हुआ, दादी माँ सामने खड़ी है और सामने एक गांव की औरत खड़ी है जो रामी की चाची धनो है। दादी माँ ने एक बार क्या हुआ, रामी की चाची धनो को ऋण दिया था, ऋण यानी उधार राशि दी थी। हर किसी को जरूरत पड़ती है, एक दूसरे से उधार लेते हैं। तो दादी माँ ने कुछ रुपये धनो को उधार दिए थे, लेकिन धनो पैसे देने में ढिलाई करने लगी क्योंकि धनो की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। धनो को जब भी दादी माँ पैसे मांगती, पैसे ला न धनो, तो धनो कहती थी अगली फसल पे दूंगी, अगली फसल पे दूंगी। तो दादी माँ कई बार कहती थी कि तेरे लिए क्या अलग फसल पकेगी मेरे पैसों के लिए, मेरे पसीने की कमाई है, तेरे को ब्याज सहित यानी सूद सहित रकम भरनी पड़ेगी, सुन ले धनो, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। दादी माँ की आवाज़ में बड़ी कड़कपन था और उसकी कड़कड़ाती आवाज़ से धनो घबरा रही थी। और धनो ने कहा मालकिन, मैं जैसे तैसे करके आपको राशि पहुंचा दूंगी, उधार लिया हुआ धन ब्याज सहित दे दूंगी। दादी माँ की वाणी में शासन सी कठोरता थी। वो कहती थी रुपये पैसे मेहनत की कमाई के होते हैं और इनको ऐसे नहीं डांटते कि देते नहीं हैं। लेखक को ये बात बड़ी अटपटी लगी कि दादी माँ कितनी कड़क है, लेकिन लेखक को अंदर की बात क्या पता। कुछ दिन बीत गए। रामू की चाची धनो की बेटी की शादी थी, रुपयों का इंतजाम हुआ नहीं, वो घबरा रही थी। तो दादी माँ गई और कहा कि धनो क्या है, कि बेटी की शादी है, मैंने तो आपके पैसे भी नहीं चुकाए। तो दादी माँ तुरंत ही अंदर से मोम की तरफ पिघल गई और कहने लगी कोई बात नहीं धनो, जो मैंने पैसे तुझे दिए थे वो सारे माफ़ हो गए और बेटे की धूमधाम से शादी कर, कोई काम हो तो और बताना, और ये 10 रुपये शगुन के ले और मेरी ओर से बेटी को शगुन में दे देना, नेक के अंदर दे देना। दादी माँ के द्वारा उसका ऋण माफ़ कर दिया गया और मदद के लिए 10 रुपये शगुन के भी दे दिए गए। जब आदमी मुसीबत में होता है तो उसके लिए अगर प्रेम से कोई 2 बोल भी बोल दे, हिम्मत बंधा दे, तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इससे दादी माँ का दूसरा रूप, दादी माँ के रूप के अंदर कितनी विलोमता है, कितना अंतर है, कितना परिवर्तन है। वही दादी जो रुपयों के लिए डांटती है, आज वही दादी है जो रुपये माफ़ कर दिए और ऊपर से और सहायता देने के लिए तैयार है। धनो द्वारा दादी माँ की प्रशंसा, लेखक उधर जा रहा था तो धनो मिली। लेखक के मन में यह अंदेशा था कि शायद धनो दादी माँ को भली बुरी कहेगी, लेकिन धनो ने कहा कि दादी माँ को मेरी ओर से नमस्कार करना और उसको आशीर्वाद देना, दूधो फलो पूतो ना हो। तो जब लेखक तो अचंभित रह गया, क्या हो गया,
दादी माँ तो तुम्हें डांट रही थी, भला बुरा कह रही थी, लेकिन जब धन्नो से सारी बात पता लगी तो लेखक भी मन ही मन के अंदर बड़ा खुश हुआ कि दादी माँ का रूप दिखने में अलग है और अंदर कुछ अलग है। दादी माँ को इतनी दयालुता देखते हुए लेखक को भी बड़ा आनंद आया। दूसरी घटना और लेखक कहता है कि किशन भैया की शादी थी परिवार के अंदर। आप देख रहे हो स्क्रीन पे, घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा है, बारात सजी हुई है और उस ज़माने में सारे पुरुष बारात में चले जाते थे और शादी करने की उम्र भारत सरकार ने भी तय कर रखी है। प्यारे बच्चों, आपको पता है लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष होने पर शादी के लिए वो सही माने जाते हैं, योग्य माने जाते हैं। इससे कम उम्र की शादी अगर होती है उसको बाल विवाह कानूनन अपराध माना जाता है। तो किशन भैया की परिवार में शादी थी, सारे पुरुष बारात में जा रहे थे। लेखक का बीमार होना, लेकिन लेखक क्या था, बीमार था, इसलिए वो शादी में नहीं जा पाया। और दूसरी बात ये थी कि लेखक का ममेरा भाई, मामा का बेटा भाई राघव, वो भी शादी में शामिल होने के लिए आ रहा था, लेकिन वो देरी से पहुंचा, इसलिए वो भी शादी में नहीं जा सका। तो लेखक और राघव दो भाई हो गए जो शादी में नहीं गए, क्योंकि बारात निकल चुकी थी। दोनों बारात में नहीं गए और दोनों ने दादी माँ के साथ में ही रहना तय कर दिया गया। अब बारात चली गई और घर के अंदर रही केवल औरतें भी मनोरंजन करने में कहाँ पीछे रहती है। जब पुरुष सारे बारात में चले गए तो औरतें सारी घर के अंदर पीछे बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती, व्यंजन बनाती, नाच कूद करने लगती। और वैसे ही विवाह के अंदर 4-5 दिन पहले से ही घर के अंदर खुशी का माहौल हो जाता है। स्त्रियां मंगल गीत गाने लगती है और नृत्य करने लगती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं। तो जिस दिन बारात गई उस दिन सारी औरतें उन्होंने अभिनय किया, नाटक करने लगी। कोई आदमी बना, कोई दादा बना, कोई नई बना, कोई कुछ बना, आदमियों का रूप कपड़े पहन लिए, कुछ औरतें बनी, दूल्हा बना, दुल्हन बने, सारे औरतों में से ही। और वो विवाह से लगा करके पुत्रो उत्पत्ति तक, जब तक पुत्र उत्पन्न होता है तब तक की सारी रस्में, सारी प्रथाएं को नाटक के रूप में कर करके एंजॉय कर रही थी। इतने में जब पता लगा कि लेखक और उसका ममेरा भाई राघव दोनों दादी माँ के पास सोए हुए हैं, तो औरतों ने इसके ऊपर आपत्ति उठाई कि इनको भगाओ, बाहर निकालो। लेकिन दादी माँ ने उन औरतों को डांटा कि सोने दो, बच्चे हैं, आपका क्या है, आप खेलो कूदो, नाचो गाओ। इससे वो दोनों सोए रहे। लेखक कह रहा मैं चुपके चुपके सारे दृश्य देख रहा था, मन ही मन बड़ा खुश हो रहा था और दादी माँ को धन्यवाद दे रहा था कि दादी माँ के कारण आज हम ये सारा को सब कुछ देख रहे हैं। तो सारे पुरुष बारात में चले गए, महिलाओं द्वारा नृत्य और संगीत किया गया, पुरुषों का भी अभिनय किया गया, विवाह से पुत्रोत्पत्ति तक का स्वांग किया गया। महिलाओं ने लेखक एवं राघव पर आपत्ति और दादी माँ द्वारा बचाव किया गया। कुछ दिन बीत गए, दादाजी का स्वर्गवास हो गया। दादाजी दुनिया को छोड़ के चले गए। दादाजी का देहांत हो गया। दादी माँ उदास रहने लगी। दादी माँ उदास रहने लगी क्योंकि जब आदमी का, औरत का पति चला जाता है तो ऐसा माना जाता है कि स्त्री का सारा संसार उजड़ गया। लेकिन यहाँ पर भरा पूरा संसार था, परिवार था, बेटे थे, पोते थे, सब कुछ था। लेकिन दादी माँ का मन उदास हो गया था। क्यों उसको ये था कि दादा मुझे छोड़ के चले गए। और दादा जाने के बाद घर की हालत तंग हो गई थी। उसके भी कई कारण थे कि लेखक कह रहा मेरे पिताजी और किशन भैया ने दिमाग लगा करके दादी माँ का कहना नहीं मान करके गलत मित्रों की संगत कर ली और उन्होंने दादाजी के पीछे मृत्यु भोज एवं श्राद्ध में बहुत अधिक खर्च कर दिया। जबकि दादी माँ ने मना किया था कि इतना मृत्यु भोज में खर्च मत करो, मृत्यु भोज एक अपराध है, ये सामाजिक बुराई है, कुरीति है और श्राद्ध में भी इतना खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन ये लोग नहीं माने और गलत मित्रों की संगत और सलाह के कारण घर के अंदर जितना भी पैसा बचाया हुआ था सारा खर्च हो गया और ऊपर से कर्जा और हो गया। घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। अब सारे परिवार वाले टेंशन में रहने लगे। परिवार की मुखिया दादी माँ, जब नाव समुद्र में हिलोड़े खाने लगे तो जो नाविक होता है, जो खवैया होता है,
वो बड़ा ही होशियारीपूर्ण उस नाव को किनारे पे ले जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर दादी माँ परिवार की मुखिया है और कैसे तंग हाली के अंदर, माली हालात के अंदर, मुसीबतों के अंदर परिवार को वो उबारती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो दादी माँ और सामने पिताजी, और दादी माँ के हाथ में चमचमाते हुए सोने की कंगन वो पिताजी को दे रही है। दादी माँ द्वारा सोने के कंगन देना बड़ों का दायित्व और भविष्य की चिंता। बड़ों का फर्ज होता है जब परिवार मुसीबत में हो और भविष्य की चिंता यानी भविष्य को सामने देखते हुए अपने परिवार को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। परिवार को तंग हालत में संबल देना यानी मदद देना, हिम्मत देना और अपनी बचत की हुई राशि से परिवार को इस मुसीबत से उबारना। ये कोई सीखे तो हमारे बड़े बुजुर्गों के सीखें, हमारे पूर्वजों से सीखें। आज हमारी जो खुशी का कारण है, हमारे पूर्वजों ने अनाप खर्च नहीं किए, उन्होंने हमेशा बचत की। उसी का कारण है कि आज हम भी बचत करके आगे बढ़ रहे हैं। ये दादी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। दादी माँ की केवल यादें रह गई और बड़ों की सीख सदा महत्वपूर्ण होती है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि बड़ों की शिक्षा, नसीहत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भले ही हमें बुरी लगती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है, दूरगामी जो परिणाम होता है, वो हमारे हित में होता है, हमारी भलाई के लिए होता है। अतः हमें बड़ों की सीख को हमेशा मानना चाहिए। भले ही हमें थोड़ा कष्ट हो तो सह लेना चाहिए। शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाना। दादी माँ हमेशा शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाती थी। वो हमेशा संस्कार भरना चाहती थी अपनी संतान के अंदर, और गली मोहल्ले गांव वालों के बच्चों के अंदर भी संस्कार वाली बातें करती थी, क्योंकि बड़े बूढ़ों का काम यही है कि बच्चों के अंदर संस्कार भरें। बड़े बुजुर्ग हमारे शुभ चिंतक होते हैं, वो हमारी हमेशा चिंता करते हैं और हमेशा हमारे कंधे से कंधे मिला करके हमारा साथ देते हैं। हमें बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमें हमेशा अपने बड़े, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, उन सब का सम्मान करना चाहिए। इसीलिए स्कूलों के अंदर प्रार्थना के बाद जो प्रतिज्ञा होती है, उसके अंदर भी हर बच्चा प्रतिज्ञा करता है कि मैं अपने से बड़ों का सम्मान करूँगा। अतः हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बड़ों का हम सम्मान करेंगे तो वो हमें संस्कार देंगे, बड़े प्यार से देंगे, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आइए हम इस पाठ के मूल्यांकन कार्य करते हैं, कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला सवाल, दादी माँ पाठ के लेखक कौन है? दादी माँ पाठ के लेखक कौन है, वो उसके बारे में आपको लिखना है। ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, एक लाइन में इसका उत्तर देना है। लेखक बीमार कैसे हुआ? लेखक नहाने से बीमार हो गया था, इसके बारे में 1-2 लाइनों में आपको लिखना है। लेखक के बीमार होने पर उसकी अधिक देखभाल कौन करता था? ये भी अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, इसको आप लेकिन उत्तर में हमेशा केवल एक शब्द में उत्तर नहीं दें। लेखक के बीमार होने पर उसकी अधिक देखभाल कौन करता है, संपूर्ण उत्तर दीजिए। लेखक, जैसे लेखक के बीमार होने पर दादी माँ उसकी अधिक देखभाल करती थी। किसकी बारात में लेखक नहीं गया? आपको लिखना है। परिवार में एक विवाह की घटना भी बताई गई है इस कहानी में। विवाह के 4-5 दिन पूर्व घर में कैसा माहौल होता है? इसका उत्तर भी आपको लिखना है। घर के अंदर सारे मेहमान आते हैं, नृत्य होते हैं, संगीत होते हैं और खुशी का माहौल होता है। घर में पकवान बनने शुरू हो जाते हैं, व्यंजन बनते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं और बड़ा ही आनंददायी माहौल घर में होता है। ये लघुत्रात्मक प्रश्न है जिसके अंदर आप 4-5 लाइनों में इसका उत्तर दे सकते हैं। औरतों ने किस बात पर आपत्ति की? ये आपको पता ही है कौन सी घटना है, विवाह की घटना है। राघव और लेखक दोनों जब शादी में नहीं जा पाए थे तो वो सोए हुए थे, औरतों ने सबने इसके ऊपर आपत्ति की थी। दादी माँ ने धनों को भला बुरा क्यों कहा? 4-5 लाइनों में लिखना है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। क्योंकि दादी माँ ने धनों को इसलिए भला बुरा कहा क्योंकि धनों दादी माँ के दिए हुए पैसे वापस नहीं लौटा रही थी, लेकिन धनों की भी मजबूरी थी, इसलिए दादी माँ ने क्या क्या कहा वो 2-3 वाक्य भी आपको लिखने हैं कि मेरे सूद समेत आपको पैसे देने हैं, मेरे खून पसीने की कमाई के पैसे हैं, फोकट के पैसे नहीं। इस प्रकार से आपको लिखना है। धनो दादी माँ की प्रशंसा क्यों कर रही थी? ये भी आपको लिखना है। दादी माँ डांट रही थी और कुछ दिनों बाद लेखक को पता लगा जब धनो मिली तो वो दादी माँ की प्रशंसा कर रही थी। क्यों कर रही थी? अपने हिसाब से लिखिए।
दादी माँ ने कंगन क्यों दिए? ये लघुतरात्मक प्रश्न है, 4-5 लाइनों में लिखना है। दादी माँ उदास क्यों रहने लगी? ये भी लघुतरात्मक प्रश्न है, 4-5 लाइनों में आप लिख सकते हैं। अगला है दीर्घ एवं मूल्य प्रश्न, जिनको आप 8-10 लाइनों से ज़्यादा या 8-10 लाइनों में लिख सकते हो। लेखक द्वारा दादी माँ पाठ लिखने का उद्देश्य क्या है? लेखक ने यह दादी माँ पाठ क्यों लिखा? क्या कारण था? जो भी इसका उद्देश्य है उसको आपको विस्तार से लिखना है। दादी माँ के व्यक्तित्व की विशेषताओं को लिखिए। दादी माँ के व्यक्तित्व यानी चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी उनके बारे में आपको लिखना है। दादी माँ की कौन कौन सी आदतें थी, स्वभावगत आदतें, चारित्रिक विशेषताएं कह दो, व्यक्तित्व की विशेषताएं कह दो, कुछ भी कह दो, सबका प्रश्न का उत्तर एक ही होगा। तो दादी माँ की 5 जो भी मुख्य मुख्य विशेषताएं हैं उनको लिखना है। वो स्नेहशील थी, परोपकारी थी, मददगार थी, सलाहकार थी, शासनशील, उसके अंदर कठोरता थी, दयालु थी, सब बातें आपको लिखना है। धार्मिक प्रवृत्ति की थी। अगला प्रश्न, हमें बड़े बुजुर्गों का आदर क्यों करना चाहिए? ये भी बड़ा प्रश्न है। इसके अंदर आप अपने विचार भी लिख सकते हो कि बड़े बुजुर्गों का आदर हमें क्यों करना चाहिए, उनसे हमें क्या मिलता है, नहीं करते तो क्या बुराई है। इन सबको आपको अपनी मर्जी से लिखना है। एक सवाल और है, अपनी दादी माँ पर एक अनुच्छेद लिखो। आपको ये प्रश्न बड़ा शानदार है। आप अपने दादी माँ का नाम लिखिए। आप अपने दादी माँ का फ़ोटो भी लगा सकते हैं। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा लीजिए और लिखिए मेरी दादी, नाम लिख दीजिए। फिर अपनी दादी के ऊपर एक अनुच्छेद लिखिए कि मेरी दादी का नाम ये, मेरी दादी की ये आते हैं, ये मेरी दादी मेरे साथ ये करती, खेलती, सुनाती, जो भी है, जैसा आपके साथ अनुभव है वो लिख लेना है। और दुर्भाग्य से अगर किसी की दादी नहीं हो तो अपनी नानी के बारे में भी लिख सकता है। अगला है भाषा की बात। आपको सा, सी, से ये संबंध स्थापित करते हैं, समानता का संबंध स्थापित करते हैं। सा, सी, से में से सही चयन कर खाली जगह भरना है। जैसे बर्फ, सा, सी, से में से कोई एक आएगा। बर्फ खाली जगह ठंडा शरीर, जैसे आपने लिखा से, बर्फ से ठंडा शरीर, ये नहीं जम रहा है। बर्फ सी ठंडा शरीर, ये भी नहीं जम रहा है। बर्फ सा ठंडा शरीर, बिल्कुल सही है। बर्फ सा ठंडा शरीर, जब बुखार उतर गया तो बर्फ सा ठंडा शरीर हो गया। जब बुखार उतरने पर शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। ये वाक्य में प्रयोग भी हो गया और खाली जगह पूर्ति भी हो गई। इस प्रकार से आपको ये 6 दिए गए हैं। इनके अंदर सा, सी, से में से कोई एक उपयुक्त है वो आपको भरना है और इस वाक्यांश को पूरा करना है। फिर आपको इसके ऊपर एक एक वाक्य बनाना है। जैसा कि पहला मैंने बता दिया, बर्फ खाली जगह ठंडा शरीर, तो बर्फ सा ठंडा शरीर कंप्लीट। फिर सबसे नीचे लिखा, इन सभी वाक्यांशों का प्रयोग करते एक एक वाक्य बनाना है। जैसे बर्फ सा ठंडा शरीर, बुखार उतरते ही शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब दूसरा है मिश्री खाली जगह मीठी। अब सासी में से एक आएगा, फिर एक ऐसा वाक्य बनाना जिसके अंदर पूरा वाक्यांश आ जाए। इस प्रकार से ये हमारा दादी माँ के प्रश्न उत्तर आपको करने हैं और इस पाठ को सारांश के रूप में भी लिखना है और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना है। इस पाठ की जो सीख है वो हमें लेनी है। धन्यवाद। जय हिंद। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको ध्यानपूर्वक समझकर और बड़े सुंदर अक्षरों में लिखना है। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इस पाठ को आप 1-2 बार पढ़ेंगे। ये कहानी है और इस कहानी की जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं उसको आप बिंदुवार लिखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है। लेखक को ये दादी नहीं है दुनिया में, लेकिन संस्मरण है, यादें हैं और यादों के सारे लेखक ने इस पाठ को लिखा है। अतः हमें भी अपने संस्मरण जो यादें हैं उनको लिखते रहना चाहिए। धन्यवाद। एक प्रश्न और, आप अपने परिवार के जितने भी संबंध होते हैं उनके बारे में भी लिखेंगे। जैसे परिवार में कौन कौन से रिश्ते होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, बुआ, फूफा,
चाचा, ताऊ, इनके अंदर भी एक परिवार का एक रिश्तों का वृक्ष बनाना है, जिसके अंदर सारी शाखाएं निकलेगी और उस शाखाओं को आपको संबंध के हिसाब से बताना है। और उस तने के अंदर हमारे पूर्वज रहेंगे, दादा दादी से शुरू कर दीजिए और उसकी शाखाएं कहाँ तक फैलती है, कल्पना के आधार पे, आप विचार के आधार पे ऐसा एक वृक्ष बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।